कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं फिर लड़ूंगा। ये अभी जो डिजिटल वाला जमाना ज्यादा अच्छा था या फिर वो कैसेट वाला जमाना ज्यादा अच्छा था? जो अभी डिजिटल का टाइम है ना, ये हमारे लिए खासकर कलाकारों के लिए काफ़ी नुकसान हुआ इससे। वहाँ जो जनता है मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब कलाकारी से बहुत प्रेम है उन लोगों को। बेगसूर की बिमला छोड़ी बस गए तू मेरे दिल माँ, जब मैं देखूं तेरी सूरत मन बस गए तेरी मूरत, घर बार माँ मेरी बिमू मन्नी लगनी। जौन जी भी म्याले माँ माया लागी खेलूं ही खेलूं माँ। हेलो उत्तराखंड, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मशहूर गायक, एक नहीं बल्कि दो मशहूर गायक, जितेंद्र तोमकियाल जी और ललित मोहन जोशी जी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। तो ललित जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये रहता है, आपको फौजी ललित मोहन जोशी के नाम से जाना जाता है, तो ये फौजी जो शब्द है इससे पहले लगा हुआ है, बहुत लोग ये क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, मैं एक्चुअली फौज में भी हूँ, तो मेरा फौज से ही मैंने ये काम शुरू किया था। तो जब मैं फौज में रहते हुए ये काम जब मैंने सिंगिंग लाइन में अपना कदम रखा, तो तब हमने एक फौजी को वो दी कि भाई हम एक फौजी के नाते हम अपने नाम के आगे एक फौजी डालें, जिससे कि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि आने वाले टाइम में कि फौज में रहते हुए भी आप अपनी कला के क्षेत्र में एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा कि आप फौज में रहते हुए आप एक कला के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रखा है, तो जो पीछे का जनरेशन है उसको देखते हुए हमने नाम के आगे फौजी लगाया। ललित जी, आपके कई गाने आए हैं जो देशभक्ति, जिसमें पूरी तरह से ओतप्रोत रहती है और देशभक्ति झलकती है, कई ऐसे आपके गाने हैं, तो आप कोई एक गाना जो बता सकते हैं और उस गाने की दो लाइनें गाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। कई गाने गा रखे हैं मैंने फौज से संबंधित, जैसे कश्मीरी बॉर्डर पहली एल्बम में टक टकाटक कमला तेरी भोली अनवार है, उसी एल्बम का एक सॉन्ग है कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं फिर लड़ूंगा, न होए उदास प्यारी जीती घरियोला, न होए उदास प्यारी जीती घरियोला, पीठ में पिठुआ मेरी कनी मेरे फाला, कमर में गोली सामनी दुश्मन होला, कमर में गोली सामनी दुश्मन होला। ये गाना मैंने 2001 में गाया था, जब उसमें कारगिल युद्ध का जो हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, उसमें कारगिल युद्ध के समय में ही मैंने इस गाने को बनाया था। उसके बाद मैंने इसको 2001 में लॉन्च किया नीलम से, उसमें मैं सिंगिंग करता था नीलम कैसेट से, तो उसमें पहली एल्बम मेरी नीलम कैसेट से आई थी। तो बहुत सुपर इतना चला था कि इसका कोई तोड़ नहीं रहा उस समय, कि टकटकाटक कमला हर जगह जहाँ भी जाओ, गांव पहाड़ शहर जहाँ भी जाओगे आज भी आपको ये गाने सुनने को मिलेंगे। ये मेरी पहली एल्बम थी। जी हाँ सर, टकटकाटक कमला की अगर हम बात करें तो मेरा बचपन भी उस दौर पर गुजरा है जब टकटकाटक कमला, मतलब हम रोड पे भी चलते थे ना, तो गाना मतलब इलेक्शन के टाइम में भी सायरन उनके उसमें बजता था, वो गाना कान में इस तरह से गूंजता है कि आज की भी जो जनरेशन है ना, वो गाने को इस अपने लफ्ज से डेली गाती है, हर रोज गाती है, और मैं भी आज उस गाने को बहुत ज़्यादा गाती हूँ और पसंद करती हूँ। थैंक यू। तो जितेंद्र तोमकियाल जी, आप पे आते हैं हम, तो आपका सबसे पहला कौन सा गाना रहा और उसको लेकर कैसा आपका अनुभव रहा है? सबसे पहले तो उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ 31, और कि मतलब आज मतलब ललिता के साथ इंटरव्यू है पहला, क्योंकि बहुत कम मिलन होता है, कभी प्रोग्राम में हो गया या फिर अब ज़्यादा फौज में ही हुई ललिता, तो मतलब एक अच्छा है कि एक न्यूज़ 31 के माध्यम से आज मतलब हम दोनों का यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 31। तो पहला गीत मैंने 2007 में निकाला था और माँ वैष्णो प्रोडक्शन से, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा गीत का। उसमें काफ़ी गीत थे, बेगसूर की बिमला छोड़ी और आँखों में चश्मा होठों में, इस टाइप के गीत थे उसमें। तो दो लाइन में अपनी उस एल्बम का गीत सुना रहा हूँ। बिल्कुल।
बेगसर की बिमला छोड़ी, बस बेगसर की बिमला छोड़ी, बस गए तू मेरे दिले माँ, जब मैं देखूं तेरी सूरत, मन बस गए तेरी मूरत, घर बार माँ मेरी बिमू मन्नी लागनी, की भाली लागची तेरी जवानी, मन नी लागनी, की भाली लागची तेरी जवानी, इस टाइप का। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और वो तो आप दोनों की ही आवाज़ जो है सभी लोगों के दिलों में राज कर रही है आज भी, और पहले भी करती थी। तो ललित जी, मेरा एक सवाल है कि अक्सर क्या होता है कि एक उम्र में आकर ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र या फील्ड हमारे लिए सही है, तो आपको कब लगा कि संगीत जो है वो आपका फील्ड है और आपको इस करियर में अपना नाम बनाना है? आपको किस टाइम लगा? स्कूल के टाइम में, ग्रेजुएशन के टाइम में, या कॉलेज के टाइम में? कब आपको लगा ये? जी, मैं जब छोटा बच्चा हुआ करता था तो मैं काफ़ी गोपाल बाबू गोस्वामी और हीरा सिंह राणा जी और नैन सिंह नेगी जी के गाने काफ़ी लंबे टाइम से सुनते रहता था, तो मुझे गाने का काफ़ी शौक़ था। मैं अपने स्कूल टाइम में भी, मैं रामलीला हो या दाएं बाएं कहीं गाय के साथ ग्वाले चले जाते थे, तो स्कूल में भी काफ़ी इवेंट में मैं काफ़ी हमेशा एक्टिव रहता था। तो वहीं से मुझे एक शौक़ था कि कल के दिन मैं भी, जैसे ये रेडियो में, उसमें रेडियो का टाइम था, तो रेडियो में गाने चलते थे, तो मैं सोचता था कि यार कभी हम भी इस रेडियो में गाने गाएंगे क्या हम भी कोशिश करेंगे, तो क्या पता यार हमें भी कहीं मौका मिलेगा। तो एक मतलब जो अंदर की जो फील थी, तो वो धीरे धीरे बढ़ते रही, तो आने वाला टाइम ऐसा आया कि मतलब एक दिन हमें वो मौका मिल गया कि हम उस मंच में पहुंच गए। जितेंद्र जी, आप बताइए, मैंने जहाँ तक आपके बारे में जाना है तो मुझे ये पता लगा कि आपके पिताजी को आप अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानते हैं, तो क्या आप पिताजी ही आपको संगीत में लाए हैं? आप उनसे इंस्पायर होकर संगीत के फील्ड में आए हैं, या फिर क्या कहानी रही इसके पीछे? नहीं, बचपन से ही शौक़ था मुझे भी, और पापा भी मतलब गाते हैं, तो हारमोनियम वगैरह उनसे सीखा। तो धीरे धीरे करके उसके बाद सबसे पहले जो पहाड़ी गीत सुने हम लोगों ने, तो ललित दा का सुना था, टक टका टक, जैसे वही बात हुई। तो हम एक ही गांव के हैं, जोशी जी और ललित दा में, तो उस समय जब इनके गानों की धूम थी, तो मैंने भी सोचा चलो, मतलब पापा तो हैं ही हैं, लेकिन जिसके बाद जब मेरे को लगा कि मुझे करना चाहिए, तो ललित दा को देख के लगा मुझे कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। फिर गांव के लोगों ने बोला आवाज़ अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके फिर हो गया, उसका कलाकार लाइन में आ गए, और ऊपर वाले की कृपा से, लोगों के प्यार मोहब्बत से सही रिस्पॉन्स है। तो अब जब आपके दौर में, जब ये गाने, आपने पहले गाने से अपनी शुरुआत की थी, तो उस टाइम में जो गाने आते थे वो कैसेटों में आया करते थे। आप दोनों के ही गाने, आपको पता होगा, कैसेटों में आया करते थे। फिर एक दौर आया जब वो गाने सीडी में आने लगे, और अब एक दौर है कि वो डिजिटल मीडिया में आने लगे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से गाने रिलीज हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये अभी जो डिजिटल वाला जमाना ज्यादा अच्छा था, या फिर वो कैसेट वाला जमाना ज्यादा अच्छा था? आप दोनों को क्या लगता है? नहीं, अभी डिजिटल का टाइम है ना, ये हमारे लिए, खासकर कलाकारों के लिए काफ़ी नुकसान हुआ इससे। क्योंकि कैसेटों के समय में क्या था कि एक कलाकार, जैसे हम कोई भी एल्बम करते थे, तो हमें एक मुश्त एक पैसा मिलता था, जिससे हम कोई काम कर पाते थे। और 10 जगह पे आपके गाने सुनने को मिलते थे। 10 एक यहाँ पे आप शादी ब्याह हो रहे हैं, और यहीं पर मार्केट में जा रहे हैं आप, चाहे आप हल्द्वानी स्टेशन में जा रहे हैं, चाहे आप किसी गाँव के घर में जा रहे हैं, तो आपको एक गांव में एक बंदा ऐसा मिलता था कि हर किसी के पास डीवीडी होती थी, या मतलब टेप रिकॉर्ड होता था, जिसे 10 लोग सुनते थे। आज का समय ये है कि आप गाने रिलीज करते हैं हम लोग, और वो सीधे यूट्यूब में जाता है और कान में हेडफोन लगा के सुनते चले जाता है। तो सामने वाले को ये पता नहीं रहता है कि अगले के गाने क्या आए हैं, अगले के गाने क्या गाए हैं। इससे हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और इस नुकसान से हमें खुद अपने आप को अपना चैनल बनाना पड़ा है, जिससे हम अपने पैसे लगा के, आज हम खुद इस मंच में पहुंच गए हैं कि खुद हमने अपने पैसे लगा के खुद वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो का काम करना है, और पैसे लगाने के बाद हमें काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी अर्निंग हमें वापस आई। तो हम कम से कम ये लगा लो कि साल में हम जैसे 4 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो 4 लाख में से हमें 1 लाख रुपए रिफंड होते हैं। तो ये हमारा काफ़ी संघर्ष का टाइम है। तो इस टाइम ने हमारी जो संस्कृति के, जो हमारे उत्तराखंड के संस्कृति, क्या मैं सभी की बोलता हूँ, आज तो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ये चीज़ हो गया है कि बड़े बड़े सिंगर जो हैं सब अब यूट्यूब में काम कर रहे हैं, जो ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट का समाप्त काम हो गया है। तो इससे, ये प्लेटफॉर्म से हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है।
तो चाहते हैं कि आगे टाइम में कुछ करें। अब एक हिसाब से आने वाले वक्त में काफ़ी वक्त लगेगा जो इसकी अर्निंग वापस आएगी जितना हम खर्च कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ऑडियो का जब ज़माना था तो 8-8 गीत बना के ले जाने पड़ते थे हम लोगों को। तो मतलब उस 8 गीतों में फिर अलग अलग टाइप के गीत रखा करते थे, जैसे एक मेल फीमेल है या फिर कोई एक डीजे वाला। तो उस टाइम का दौर वो भी ठीक था दौर, लेकिन आज का भी मेरे को लगता है कि ठीक ठाक ही है, क्योंकि बदलते हिसाब से ना, जैसे उस समय ऑडियो चला, फिर सीडी चला, उसके बाद जैसे आज यूट्यूब का ज़माना है, तो इससे कई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, इससे फ़ायदा भी है। जैसे पहले कंपनी के भरोसे सब लोग रिकॉर्डिंग करते थे, लेकिन आज हम लोग अपना मतलब खुद अपना चैनल बना के अपने गाने मैं क्या मतलब कोई भी सिंगर मतलब आजकल क्या है कि यूट्यूब पे अपना गाना गा के अपलोड करके अपनी अर्निंग कर सकता है, या अपने आप को ये कह सकता है कि भाई मैंने भी मतलब अपना गाना खुद रिलीज कर सकता है मतलब आज के डेट में वो। तो हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इसके कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी साथ में है आज के ज़माने में जी। तो आप दोनों ने ही देश में, हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कई स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं, आपने देश में भी किए हैं हमारे, और विदेश में भी कई किए हैं, कॉन्सर्ट और लाइव परफॉर्मेंस दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर हम उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें तो बाहर की जो भारतीय नागरिक हैं उनमें अब भी उत्तराखंड की संस्कृति दिखती है कि नहीं दिखती है आपको? बिल्कुल दिखती है। और मतलब जब विदेशों में या फिर हम मुंबई वगैरह प्रोग्राम करने जाते हैं बाहर, तो पब्लिक बहुत खुश हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि उन लोगों को कभी कभार जैसे प्रोग्राम पहले तो कम प्रोग्राम होते थे, मतलब जैसे मुंबई में या फिर विदेशों में, अब धीरे करके अब हर मेलों में मतलब प्रोग्राम अब ज़्यादा होने लग गए उस साइड को। अब तो उससे क्या होता है कि देखो पब्लिक वहाँ जो जनता है मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब कलाकारी से बहुत प्रेम है उन लोगों को, मतलब हर गाने में मतलब डांस करने के लिए रेडी रहते हो, चाहे कुछ भी गाओ आप उधर को। ये चीज़ें हैं, मतलब संस्कृति झलकती है बाहर। अच्छा, तो जितेंद्र जी अभी आपने काफ़ी लाइव परफॉर्मेंस किए होंगे, तो आपको कोई गाना जो कि आपको लगता है जिसमें कि पूरा जो वहाँ पे जनता मौजूद थी वो नाचने लग गई हो, थिरकने लग गई हो, ऐसा कोई गाना जो आप अभी गा सकते हैं? गाने तो सभी डीजे वाले ही हैं मेरे, मतलब सभी डांस वाले हैं। हाँ मैं सुनाता हूँ। रानी रुमल माँ गरजिया छिल बिला छीड़ो, ठंडो ठंडो पानी अस्कोट मल्लिकार्जुन देवा कालिका महाकाली, वो भाई बेड़ा भूला भूली सबको भलो बानी, यो ताली ताल यो गोरी छाल यो माथी कानर रानी रुमल माँ, मैं भूली जोलो यो संसार नी भूलो कानर रानी रुमल माँ। तो ये पहला गीत था मेरा जो मैंने ढोल धमा में निकाला था। और बहुत फेमस हुआ, लोगों ने बहुत इस गीत को पसंद किया, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समस्त जनता को इसके लिए। जी बिल्कुल, बहुत खूब गाना। तो ललित जी आप भी अपना कोई गाना जो दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, अभी हाल ही में आया हो और बहुत ज़्यादा हिट हो गया, और वैसे तो आपके सारे ही गाने बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, सारे ही हिट हुए हैं, कोई एक गाना जो आप दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं? हाँ, अभी काफ़ी गाने मैंने रिकॉर्ड भी कर रखे हैं, अभी 10-12 गाने रिलीज़ भी होने, जिसके पे मैं अभी वीडियो का काम चल रहा है, सारे वीडियो के साथ रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी एक ही फ़िलहाल अभी एक जौलजीबी मेले में के ऊपर मैंने एक सॉन्ग बना रखा है जौलजीबी पे, तो वो सॉन्ग अभी लॉन्च कर रखा है मैंने थोड़े दिन पहले। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है सॉन्ग में, और नए सॉन्ग भी हम बहुत जल्दी रिलीज़ करना चाह रहे हैं, और सब वीडियो भी हमारी तैयार हो चुके हैं, और नई रिकॉर्डिंग भी अभी मेरी कंटिन्यू चली रही है। तो अभी मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा, जौलजीबी मेले के ऊपर एक सॉन्ग बना रखा है। छुम 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 जौलजीबी म्याले माँ माया लागी खेलू ही खेलू माँ, माया लागी खेलू ही खेलू माँ, छुम 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 जौलजीबी म्याले माँ माया लागी खेलू ही खेलू माँ, माया लागी खेलू ही खेलू माँ।
बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन गाया आपने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपकी आवाज़ को सुनकर। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो युवा हैं, वो ज़्यादातर उनके संगीत को लेकर जो रुचि है वो बदल गई है। तो वो ज़्यादातर कैसे गाने पसंद करते हैं जिसमें डीजे हो, रिमिक्स हो, ये सब गाने पसंद करने लगे हैं। और जो पहले अभी को देखें हम, तो पहले जो गाने आते थे उन्हीं का अब डीजे वर्जन, रिमिक्स वर्जन बना दिया गया और बच्चे उसको, युवा जो है आजकल के, उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या कहना है कि ये सही है कि किसी पुराने गाने का रिमिक्स लाना या डीजे लाना, किस हद तक सही है? आपकी क्या राय है, आप दोनों की क्या राय है इस पर? मेरा तो मानना ये है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि गलत है, लेकिन आप डीजे भी रिमिक्स भी लाते हो, तो मैं तो एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप कोई भी आप जो कोशिश कर रहे हैं कि चेंज करने की, तो उसमें अपने कल्चर को बचा के रखने का प्रयास करें, ताकि हट के कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारी कुछ कल्चर से हट के हो, जिससे हमारी संस्कृति के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो। संस्कृति बचाना एक ही कलाकार का काम नहीं है, संस्कृति को आगे ले जाना हमारी जो मेन पब्लिक होती है उसका काम होता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पब्लिक के ऊपर होती है। गाने को तो सभी, हम भी चाहें तो हम भी डीजे में काफ़ी रिमिक्स करके गाना गाना चाहते हैं, लेकिन मैं खासकर मेरा मानना ये है कि मैं जो एक सदाबहार सॉन्ग हमेशा के लिए देना चाहता हूँ, वही चीज़ मेरी सदाबहार रहे। और अक्सर मैं कुछ ऐसे वर्डिंग भी ना गाऊं कि जो लोग मुझे बोलें कि आप उस लेवल के गाने गाया करो, क्योंकि मैंने कई बार डीजे सॉन्ग के लिए भी काम किया है, तो काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि नहीं, आपको ऐसे गाने आपके हिसाब से नहीं हैं, हम आपसे कुछ और चाहते हैं। जो उत्तराखंड के लिए आप एक बड़े स्तंभ में पहुँचे हैं, तो उसी हिसाब से आप गाना गाया करो, क्योंकि मीठे गाने और सदाबहार गाने आप पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो मैं अक्सर इसी गाने पे ज़्यादा ही फोकस रखता हूँ, क्योंकि डीजे में कई गाने मैंने डीजे में भी बना रखे हैं जो डीजे में भी चलते हैं, अच्छे चलते हैं, लेकिन वर्डिंग का खासकर ध्यान रखा करता हूँ। काफ़ी मेरे पास ऐसे राइटर हैं जो कि आप आज के हिसाब से भी जो बोल दें कि आप ऐसे गाने गाओ, तो वो मैं गा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही मना कर देता हूँ ऐसे गाने की, ताकि मुझे जो लोगों का कमेंट है उसको फोकस करते हुए सदाबहार गाने और मीठे गाने जो लोग, हमारे छोटे बच्चे और बूढ़े अम्मा बूबू भी सुन पाए, इस टाइप में। जितेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ डीजे रिमिक्स से करना कोई वैसे गलत नहीं है, क्योंकि देखो पब्लिक के हिसाब भी देखा जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हम पुराने गानों को रिमिक्स से कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपना भी करें हम। मतलब जैसे ठीक है रिमिक्स से करना कुछ, लेकिन अपना देखो, पुराने सिंगरों ने गीत दिए, हमने उसको रिमिक्स किए, हम भी तो कुछ दे के जाएँ, तभी तो आने वाले बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे, संस्कृति के लिए काम करेंगे। और बुरी बात यह है कि जैसे पहले ढोलक तबला हुड़का ये वगैरह चलता था, धीरे धीरे कम कर दिया, मतलब आज के जो जनरेशन है वो कम वो कर रहे हैं। लेकिन सदाबहार चीज़ें जैसे हम स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ पर ढोलक तबले की ही ज़्यादा अभी भी मतलब वो है कि मतलब ढोलक तबले वाले ही कार्यक्रम ज़्यादा हिट रहते हैं, मतलब मेरे हिसाब से, जैसा मेरा मानना है। क्योंकि रिदम मेन चीज़ है, क्योंकि पहले जो था, जो हमारे पुराने सिंगर थे, उन्होंने हुड़के में भी काम किया, और उसके बाद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते थे गाने के अकॉर्डिंग। जैसे कोई लव सॉन्ग है तो उसमें जैसे वायलिन, शहनाई, फ्लूट, मैंडोलियन, ये हर चीज़ें मतलब चलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर दिया, अब खाली कीबोर्ड वाला काम हो गया है, एक कीबोर्ड वाला काम हो गया है, और बस और पैड की किक चलती है आजकल बस। और लेकिन ठीक है, आज के हिसाब से वो भी ठीक है, हम उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ ही होगी, वो ऐसा भी नहीं है। बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि मतलब हम रिमिक्स से कर रहे हैं, तो कुछ जो हमारे सदाबहार टाइप के गीत हैं उनको भी ना छोड़ें, मतलब उनको भी हम गाते रहें, ताकि सदाबहार चीज़ होती है। जो हाँ ढोलक तबले में या जो हम सदाबहार चीज़ गाते हैं, तो वो आदमी एक आज नहीं सुनेगा, उसको आगे भी सुनेगा। ये चीज़ें मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पलायन की स्थिति आए दिन बढ़ती जा रही है। तो पहाड़ों से लोग पलायन करके शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी है। तो आपका क्या कहना है इस पर, दोनों का? नहीं, पलायन तो काफ़ी हो रहा है, जिसे हम तो चाहते हैं कि पलायन ना हो, लेकिन कुछ ऐसी भी सुविधाएं नहीं है जो हमारे पलायन नहीं होने के कारण, जो खासकर हमारे गांव में, अपने काफ़ी दूर रहता हूं मैं, लगभग चाइना बॉर्डर का करीब मेरा घर है, दोनों का घर वहीं है, जहाँ पे हमें स्कूल की अच्छी सुविधाएं नहीं है, रोड की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, और कॉलेज की बेरोजगारी है, तो आदमी कहाँ जाएगा?
बाहर उसको आना निकलना पड़ता ही है। निकलना है बाहर, रोटी खाना है, परिवार को पालना है। यदि परिवार को चलाना है अच्छे, उसको भी 2 वक्त की रोटी, सभी पूरे परिवार को, सभी दुनिया की एक्टिविटी और दुनिया के स्टैंडर्ड को देख के आदमी हमेशा आगे को सोचता है, पीछे तो कभी सोचता नहीं है। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि पलायन को हम रोकेंगे तो हमारे पास रोजगार होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, रोड की सुविधाएँ होनी चाहिए, जहाँ पर स्कूल की सुविधाएँ होनी चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधाएँ होनी चाहिए, जिससे रोजगार सबसे बड़ा फोकस होता है। रोजगार मिले तो आदमी बाहर कभी नहीं जाएगा। उसके लिए हम खुद, मैं भी उस जगह से हूँ, मैं भी बाहर निकला हूँ क्योंकि मुझे भी बच्चों की एजुकेशन अच्छी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि यार हमने नहीं पढ़ा तो हमारे बच्चे पढ़ें। जी सही बात। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खासकर पहाड़ों के लिए। पलायन रोकना बहुत वक्त लगेगा, रुक सकता है एक टाइम, कि गवर्नमेंट इसमें फोकस रखे तो आराम से पलायन रुक सकता है। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कभी कि जो पहाड़ों में जब लोग रहते हैं या बच्चे रहते हैं तो उस वक्त वो उत्तराखंड की संस्कृति मतलब अपने साथ बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो शहरों की ओर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उनका मतलब उसके, जैसे संगीत को ही ले लें तो संगीत के तरफ रुचि बिल्कुल बदल गई है। हॉलीवुड का म्यूज़िक, बॉलीवुड का म्यूज़िक, और वो उत्तराखंड के म्यूज़िक जो कुमाऊनी म्यूज़िक है, गढ़वाली म्यूज़िक है, उसको उतना नहीं सुनते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। इसमें हमारा जो शहर की ओर जो बच्चे रहते हैं ना, जो पहले से ही बच्चे शहर की ओर रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटी काफ़ी एडवांस होती है। उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए हमारे बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम भी क्यों पीछे रहें, हम क्यों पीछे रहें, तो उनकी सोच भी चेंज हो जाती है। यदि हमारा पूरा पहाड़ पलायन हो गए एक ही साथ और एक ही जगह पर आए तो शायद काफ़ी वक्त लगेगा चेंज होने में, लेकिन क्योंकि जो शहर में रह रहे हैं तो शहर की एक्टिविटी पहले से ही बहुत एडवांस है, तो उसको देख के हर कोई चाहता है कि यार नहीं, मैं भी इससे अच्छा काम करूं और मैं भी इससे अच्छी चीज़ सीखूं, और दुनिया इतनी एडवांस है तो मैं भी एडवांस रहूं। पर आज भी अगर मतलब देखा जाए बहुत से गाने बजते हैं, कभी बॉलीवुड का म्यूजिक बजता है, कभी हॉलीवुड का, शादी समारोह में देख लीजिए वहाँ पर गाने चलते हैं। तो लेकिन एक चीज़ तो है कि जब अपना कुमाऊनी गीत या पहाड़ी गीत बजता है ना तो एक अलग सा जोश आता है अंदर की, बस ये तो मतलब एक गर्व हमें महसूस होता है कि ये हमारे उसका गाना है, हमारे कुमाऊं क्षेत्र का गाना है, हमारे गढ़वाल क्षेत्र का गाना है। तो ये नहीं है कि ये खत्म हो गया है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है इंसान। नहीं, फील तो अंदर से रहेगा ही। हम पहाड़ी हैं, हम चाहे कहीं भी रहें, विदेशों में भी रहेंगे तो हमें फील होगा। हमारे इंडिया के लोग विदेशों में भी रहते हैं तो उनको फील रहता है ना, हम इंडियन हैं। वही बात उनको, वही चीज़ ये पहाड़ी की फील तो पक्का रहेगी कि हम यहाँ से जैसे बॉम्बे में जाते हैं, हम दुबई में प्रोग्राम करते हैं, इंग्लैंड में प्रोग्राम करते हैं, न्यूजीलैंड में करते हैं, लेकिन जितनी उत्साह उन यहाँ की अपेक्षा ना 10 गुना अपेक्षा ज़्यादा उनको। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, वहाँ पर जैसे आपने बोली भाषा बोलने में लोग शर्माते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी है मतलब हमारे जो विदेशों में या बाहर जो रहते हैं वो पहाड़ी में ही बात करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ तो आपस में भी वो पहाड़ी बोलेंगे एक दूसरे से। ये चीज़ें हैं, मतलब मेन चीज़ ये है। आपका कोई गाना हो जो पर्यावरण को लेकर या हरियाली को लेकर, उत्तराखंड की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, उसको लेकर कोई गाना है तो आप ज़रूर गाइए। 2 लाइन गाना चाह रहा हूँ वैसी। जी रया जगी रया फूल जैसा खिली रया, जी रया जगी रया फूल जैसा खिली रया, यो दीन यो मासा ऋतु जय भेटने रया, जी रया जगी रया फूल जैसा खिली रया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 31 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी टाइम से आपने मुझे यहाँ पे बुलाने की काफ़ी कोशिश करी, क्योंकि मैं ड्यूटी के कारण, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ड्यूटी के कारण मैं नहीं आ पाया। तो न्यूज़ 31 उत्तराखंड को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरेला की, पूरे समस्त देशवासियों को हरेला की पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, और आप हमेशा एक हरे भरे जीवन की तरह, खुशहाली जीवन की तरह जिएं, और आपका जीवन खुशहाली में, हरे भरे जीवन में आप व्यतीत करें, और आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी हो। और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हमारे उत्तराखंड के लिए हमारा न्यूज़ चैनल 31 उत्तराखंड काफ़ी आगे हमारे उत्तराखंड को लेने का प्रयास करेंगे। ऊंची चोटी में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को
शेयर करें और उत्तराखंड की न्यूज़ चैनल को काफ़ी आगे तक ले जाएं, हमारी संस्कृति को हमेशा बचाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। और जनता को एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि मतलब जल्दी हमारा बड़े भाई जी ललिता और मेरा एक गीत आने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि एक गाना आप लोग गाएं करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ललिता को कि उन्होंने मेरा गीत सेलेक्ट किया और आज दोनों भाइयों ने उस गीत को गाया है। और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है वो गीत, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति पे वो गीत है। तो बस बाकी अब पब्लिक का प्यार रहना चाहिए। जी बिल्कुल रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको आपके दोनों अपकमिंग गानों के लिए। तो अगर आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया और अगर आपके कोई सवाल हैं इनसे जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अगली बार इन सवालों को इनके सामने रख सकें। तो ये था आज का इंटरव्यू। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ 31 उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।